हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्स केयर प्लान। अब ये किस पे हम देखेंगे? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें असेसमेंट। अब असेसमेंट यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। असेसमेंट यानी कि आप यहाँ पे चीजों को देखने वाले हो या ऑब्जर्व करने वाले हो, या बेनिफिशियरी जो है वो आपको एक चीज बताएगा कि हाँ उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव डेटा जो होता है ये आपका पेशेंट आपको देता है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे डेटा आपको दे रहा है, वो मतलब कोई कंप्लेन कर रहा है। और जो ऑब्जेक्टिव डेटा होता है वो क्या होता है? एविडेंस बेस्ड। ठीक है, यानी कि आपके पास उसका एक प्रॉपर एविडेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा है कि उसको थ्रू किसी मेजर जो डेटा सब्जेक्ट ने आपको कंप्लेन करा है, आपने यहाँ पे क्या देखा है कि वो जो कंप्लेन है वो कितनी वैलिड है। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, कोई टूल यूज किया है, कोई स्केल यूज किया है, मतलब आप यहाँ पे कोई चीज के माध्यम से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो सब्जेक्टिव डेटा है वो कितना वैलिड है। तो उसी पे आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो अब नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो नंदा के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, तो नंदा में क्या हो गया, सबसे पहले आपके पास एक पॉइंट होगा जिसपे आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है, यानी कि चीफ कंप्लेन होगी। ठीक है, अब वो किस चीज से रिलेटेड है? जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल लिया है हाइपरथर्मिया। आपकी चीफ कंप्लेन क्या है? हाइपरथर्मिया है पेशेंट को। तो वहां पे वो किस चीज से रिलेटेड है, मतलब किसकी वजह से वो देखने को मिल रही है? तो आपने क्या एक पॉइंट बनाया कि मे बी वो इन्फेक्शन की वजह से आपको देखने को मिल रही हो। ठीक है, उसके बाद आता है एज एविडेंस बाई। अब आपने यहाँ पे आपके पास एक चीफ कंप्लेन थी, आपके पास उसका एक रीजन आ गया, यानी कि कॉज आ गया कि वो चीज किस वजह से देखने को मिली है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि उसका एविडेंस हमें कैसे मिल रहा है। तो एविडेंस हो सकता है कि पेशेंट आपको खुद बता रहा हो, या तो आपने जो भी टूल्स और मेथड्स यूज किए हैं उससे आपको उसका एविडेंस मिल रहा हो। तो इस तरह से आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हो। फिर आता है आपके पास गोल या फिर प्लानिंग। अब गोल या फिर प्लानिंग में क्या होता है, यहाँ पे हाइपरथर्मिया यानी कि पेशेंट को फीवर है, हमारा गोल क्या होगा कि हम उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेके आए। ठीक है, या अगर पेशेंट को हाइपोथर्मिया है तो भी हमारा गोल क्या होगा कि हम उसके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल की तरफ लेके आए। या अगर पेन है तो हमारा गोल क्या होगा कि हम उसके पेन को डिक्रीज कर सके। ठीक है, तो ये हमारी गोल या फिर प्लानिंग होती है। नेक्स्ट आता है इंटरवेंशन। अब उस गोल या फिर प्लानिंग को अचीव करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेप से तो कोई भी गोल अचीव नहीं होने वाला है ना, तो आप बहुत सारे स्टेप्स लेते हो जिससे आप क्या है अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो कौन कौन से आपने स्टेप्स लिए हैं वो आता है इंटरवेंशन में। रेशनल होता है कि जो आपने इंटरवेंशन मतलब कि जो आपने छोटे छोटे से गोल्स ले रखे हैं, अब उसके पीछे का क्या रीजन है। ठीक है, तो रीजन को ही हम रेशनल बोलते हैं कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है ना। जैसे अगर आपने मेडिकेशन दी तो उसका एक रीजन है, या फिर अगर आपने कोल्ड स्पंजिंग दी तो उसका एक रीजन है। तो उसका रीजन क्या है उसी को हम कहते हैं रेशनल उसका। ठीक है, उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब जब आपने इंटरवेंशन को अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। और लास्ट क्या आता है आपका इवेल्युएशन। अब जब यहाँ पे आपने सारे के सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो आप एंड में क्या रिजल्ट देख रहे हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवेल्युएशन। ठीक है, मतलब आपने एंड में क्या इवेल्युएट किया कि आपके सारे इंटरवेंशंस लेने के बाद पेशेंट में आपको क्या इंप्रूवमेंट या फिर क्या रिजल्ट देखने को मिला, उसको हम एंड में बोलेंगे इवेल्युएशन। तो यहाँ पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में किसकी? हाइपरथर्मिया की। या हमने पहले डायग्नोसिस क्या बनाया? हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। हाइपरथर्मिया यानी कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अब वो क्यों है? वो है रिलेटेड इन्फेक्शन के, कि किसी इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या है कि एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एविडेंस आप इसी से कर रहे हो, आपने थर्मामीटर यूज करा, आपने क्या देखा कि हाँ जो पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये भी एक और चीज सुन लो, जरूरी नहीं है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में हमेशा आपको हाइपरथर्मिया देखने को मिले। इन केस ऑफ इन्फेक्शन, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा फीमेल की बॉडी में जिसकी वजह से अगर
सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिल रहा है, तो उसी केस में आपको क्या, हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा। नॉर्मल केसेस में हमें हाइपरथर्मिया देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ तब मिलेगा जब बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके इंटरवेंशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप वाइटल उसका असेस करेंगे जो कि है टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि जब आपको एक प्रॉपर मेजर मिलेगा, एक प्रॉपर आपको रीडिंग मिल जाएगी कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है, तो आप उस हिसाब से काम इजीली अपना कर सकते हो। आपको एक बेसलाइन मिल जाएगा कि हाँ उसका 101 या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, कितना टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग ही आप बेहतर तरह से इवेल्युएट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका वाइटल साइन असेस कर लेंगे, उसे काम इन्वायरमेंट देंगे। ठीक है, काम और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट आप देते हो, यहाँ पे वेंटिलेटेड रूम देते हो, कोल्ड स्पंजिंग या फिर टैपिड स्पंजिंग आप प्रोवाइड करवाओगे। अगर शिवरिंग की कंडीशन नहीं है, अगर शिवरिंग नहीं है मतलब कपकपाहट नहीं है पेशेंट में, तो आप क्या करोगे, टैपिड स्पंजिंग या फिर कोल्ड स्पंजिंग देके आप टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज या फिर नॉर्मल कराने की कोशिश करोगे। और एंड में होता है प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। सबसे एंड में आप क्या करते हो, देखो हमारा सब जो नर्सिंग केयर प्लान बनता है उसका नाम से आपको समझ में आना चाहिए, आप यहाँ पे नर्सिंग केयर दे रहे हो, तो इसीलिए सबसे लास्ट में क्या होता है, हमारा कोई भी मेडिकेशन जाती है, क्योंकि वो आप फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है पेशेंट को। ये नर्सिंग के काम आपने बाकी सारे कर लिए, जब वो सब आपने देखा कि वहां पे पेशेंट के लिए यूजफुल नहीं है, तो आप एंड में क्या करते हो, तब आप उसको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, मतलब जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है तब आप उसको वो देते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला नर्सिंग डायग्नोसिस, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, वो है पेन रिलेटेड टू पेल्विक प्रेशर एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स वर्बलाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, यानी कि सर्वाइकल ऑस जो है वो डायलेटेड है, उसकी वजह से क्या होगा, पेल्विक प्रेशर बढ़ रहा होगा। अब पेल्विक प्रेशर की वजह से क्या आता है, आपका पेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो पेन क्यों है, पेल्विक प्रेशर की वजह से, और वो कैसे आपको उसका एविडेंस मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। ठीक है, यानी कि पेशेंट आपको खुद कंप्लेन कर रहा है, यहाँ पे वो सब्जेक्टिव डेटा दे रहा है कि उसे पेन की कंडीशन है, उसको पेन है इस टाइम, और वो क्यों है, उसको पेल्विक प्रेशर की वजह से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि उसको पेन है। तो अब आप इस पे इंटरवेंशन क्या करोगे, सबसे पहले आप डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ पेन देखोगे। ठीक है, कि आखिर वो कितना ज्यादा है, वो आप कैसे देख सकते हो, आप उससे वर्बलाइजेशन से पूछ सकते हो, या तो फिर आप थ्रू पेन स्केल आप जज कर सकते हो कि उस पेशेंट को इस समय कितना पेन होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ पेन देख लिया, ताकि जब आप इवेल्युएट करोगे तो आपको इजीली समझ में आए कि अब कितना पेन डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि जितना ज्यादा पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में होगा, उतना ही ज्यादा पेल्विक प्रेशर जो है वो उसको बढ़ता हुआ महसूस होगा। ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे यहाँ पे नॉर्मली लिटाल के रखेंगे। ठीक है, उसको कोई भी ऐसी पोजीशन हमें नहीं देनी, या उसको बहुत ज्यादा खड़े होने को नहीं बोलना है, मतलब ऐसा कुछ भी हमें उसको नहीं बताना है जिससे कि पेल्विक प्रेशर जो है वो और इंक्रीज हो रहा हो। तो हम उसे एक कंफर्टेबल पोजीशन देंगे ताकि हम पेल्विक प्रेशर को नॉर्मल या डिक्रीज कर सकें। ठीक है, उसके बाद आता है डाइवर्जनल थेरेपी देंगे। अब डाइवर्जनल थेरेपी में भी आप कुछ भी कर सकते हो, अगर वो टीवी देखना चाहे आप उसे टीवी की इनकरेज कर दो, या फिर वो अगर फोन थोड़ी देर चलाना चाहे, या फिर ऐसी कोई भी चीज जिससे उसका ध्यान कहीं और बट जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आप करोगे जिससे उसका ध्यान पेन से हटके किसी और चीज पे जाए, ताकि वो पेन जो इंटेंसिटी है उसकी नॉर्मली थोड़ा सा रिड्यूस हो। ठीक है, और अगर ये सारी चीजें आपको हेल्प नहीं कर रही तो आप क्या करोगे, आप एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करोगे, जैसे कि आपके फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किए होंगे। देखो जब कोई भी नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब नर्सिंग इंटरवेंशन काम नहीं करता है, ठीक है, आप सारे नर्सिंग इंटरवेंशन पहले ले लेते हो कि एज अ नर्स आप क्या कर सकते हो। जब कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन काम नहीं करता है तो एंड में आप क्या मेडिसिन की तरफ जाते हो। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मेडिकेशन का पॉइंट सबसे ऊपर मत करना। ठीक है, मेडिकेशन हमेशा लास्ट में होगा, क्योंकि ये आपका नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू पेन। क्या आ जाता है, एंजाइटी रिलेटेड टू सिचुएशनल क्राइसिस। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या आ जाता है, एंजाइटी का, और ये एंजाइटी क्यों है, रिलेटेड टू है सिचुएशनल क्राइसिस से।
अब ये क्राइसिस जो जैसे कि मान लो यहाँ पे लॉस ऑफ फीटस हो सकता है, या फिर उसको डर लग रहा है कि रिपीटेड जो है उसको अबॉर्शन हो रहे हैं, तो कहीं इस बार भी अबॉर्ट ना हो जाए बेबी। ठीक है, तो ये जो क्राइसिस फीमेल को फेस करनी पड़ रही है, तो सिचुएशनल क्राइसिस की वजह से क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे एंजाइटी देखने को मिल सकती है। अब वो आपको कैसे एविडेंस होगी, बाय रिपीटेड क्वेश्चनिंग। ठीक है, फीमेल आपसे कई बार कुछ चीजों को लेकर सवाल पूछेगी। हो सकता है अगर ये पहली बार उसके साथ हो रहा हो तो वो इसका प्रोग्नोसिस जानना चाह रही हो कि एंड इसका क्या होगा, क्या बेबी सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या अगर उसके साथ मल्टीपल टाइम हो सकता है लाइक रिकरेंट अबॉर्शन का चांसेस अगर आपको अगर वहां पे केस देखने को मिल रहा है, तो भी वो उस चीज को लेकर डरी हुई होगी, वो इस बार जानना चाह रही होगी कि अबॉर्ट ना हो जाए, या इस तरीके की वो रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ रही होगी, बार बार आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछ रही होगी। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एविडेंस है कि हाँ जो पेशेंट है वो एंजाइटी फील कर रही है। अब यहाँ के इसके इंटरवेंशंस क्या हो सकता है, सबसे पहले तो देखो क्या है, आपको साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स देखने हैं एंजाइटी के। पहले आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं कि फीमेल का बीपी राइज हो रहा हो या उसका पल्स रेट इंक्रीज हो रहा हो, तो ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं एंजाइटी को असेस करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स आप उसके देखोगे, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स हो गया, मे बी उसका रेस्पिरेशन रेट जो है वो हाई हो रहा हो, तो आपको ये सारी चीजें असेस करनी है। क्योंकि जब आप सारे इंटरवेंशन दे दोगे तो आप कुछ समय बाद क्या देखोगे, एंजाइटी डिक्रीज हुई है, पर नॉर्मली सबसे पहले आपको क्या दिखेगा कि अब जो उसका पल्स रेट है या जो उसका ब्लड प्रेशर है वो धीमे धीमे नॉर्मल की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर पल्स रेट बीपी जो है वो बढ़ा हुआ था तो वो वापस क्या हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ जा रहा है। उसके बाद आप उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखोगे कहीं उसमें बार बार रिकरेंट अबॉर्शन के तो आपने उसको नहीं, मतलब रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, या वो पहली बार उसके साथ इस तरह की चीज हो रही है, अब वो क्यों है। अब आपको सबसे पहले आपको खुद भी जानने की जरूरत है कि जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है आखिर उसका बेसिक रीजन क्या है। इसीलिए आपने क्या करा, उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री आपने देखी। फिर क्या है, आप हेल्थ एजुकेशन और काउंसलिंग प्रोवाइड करोगे। हेल्थ एजुकेशन देखो, मान लो अगर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अगर किसी प्रोसीजर के थ्रू फीमेल को जाना होगा तो उसको प्रोसीजर के बारे में समझाएंगे, या फिर सपोज अगर लॉस ऑफ फीटस हो चुका है तो हम उसे उस अकॉर्डिंग काउंसिल या हेल्थ एजुकेट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको हेल्थ एजुकेट करना है और काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है फीमेल को। फिर क्या आता है, आपको ऑनगोइंग प्रोसेस जो है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब ऑनगोइंग प्रोसेस में मान लो कर्कलेज का प्रोसेस होना है, ठीक है, तो कर्कलेज में क्या है, तो उसको भी पहले आपको बताना है कि हाँ इन सीजन होना है, उसके बाद आपका ये प्रोसीजर होगा, उसके साथ आप क्या करोगे, उसकी वजह से क्या होगा कि जो फीटस है आप उसको यूट्राइन कैविटी में ज्यादा समय तक होल्ड करवा सकते हो, ताकि यूट्रस से फीटस एक्सपेल आउट ना हो जाए। या जो भी प्रोसीजर है, मान लो अबॉर्शन हो चुका है, अभी अगर डीएनसी का प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, तो जो भी आपका ऑनगोइंग प्रोसीजर होगा हमें उसके बारे में फीमेल को अवेयर कराना है, उसके बारे में उसको समझाना है। और लास्ट क्या होता है आपका, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे कपल को, उन्हें टाइम देंगे, उन्हें आगे का प्रोग्नोसिस के बारे में बताएंगे कि अगर सपोज इस समय क्या हुआ है कि फीटल लॉस हो गया है, तो उसका प्रोग्नोसिस आगे जो है चाइल्ड बियरिंग के लिए कौन से प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है या फिर किस चीज की जरूरत है, उनको आगे तक के लिए हम क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और सारी इंफॉर्मेशन कपल को प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो उनका स्ट्रेस है या एंजाइटी है वो डिक्रीज हो सके। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन आप लेते हो उसकी एंजाइटी को डिक्रीज करने के लिए। अब इसके बाद आप इवेल्युएट क्या करोगे, आप बाद में देखोगे कि जो यहाँ पे एंजाइटी थी पेशेंट की वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। ठीक है, आपको तुरंत में देखने को क्या मिलेगा कि पल्स और जो ब्लड प्रेशर है फीमेल का वो सॉर्ट ऑफ नॉर्मल हो रहा है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी उसको जानकारी मिल चुकी है, यहाँ पे आपने मोस्टली इंफॉर्मेशन वगैरह दे दी है, तो अब रिपीटेटिव क्वेश्चनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर कोई इंसान चीजों को समझ गया तो वो बार बार आपसे सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने क्या देखा कि पल्स और ब्लड प्रेशर जो है वो बैक टू नॉर्मल आ गया है, और अब पल्स या फिर ब्लड प्रेशर जो है वो अननोन रीजंस की वजह से बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
तीसरा नर्सिंग डायग्नोसिस एंजाइटी रिलेटेड टू सिचुएशनल क्राइसिस फॉर इंजरी। अच्छा, इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर हम कभी भी किसी रिस्क की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये एक रिस्क डेवलप हो सकता है किसी भी वजह से, इसीलिए इसमें ना आगे एविडेंस नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, रिस्क फॉर इंजरी, मतलब इंजरी हम मान रहे हैं कि मे बी इंजरी पॉसिबल है, क्यों, बिकॉज ऑफ सर्जिकल इंसीजन, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो नहीं हुआ है, मतलब कि जो फीटल प्रोडक्ट है वो लॉस नहीं हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम सर्जिकल इंसीजन यानी कि करक्लच करने वाले हैं, ठीक है। तो मे भी पॉसिबल है कि उसकी वजह से क्या हो जाए, आपको इंजरी के चांसेस देखने को मिले, ठीक है। ये हो सकता है, ये हुआ नहीं है, इस वजह से हमारे पास क्या है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये क्यों हुआ, ये अभी तक हुआ नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि ये आगे पॉसिबल है, ठीक है। तो रिस्क ऑफ इंजरी अगर आपके पास है तो आप इसके लिए क्या इंटरवेंशन लोगे, सबसे पहले देखोगे कि कोई प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है कि आप सर्जरी करने जा रहे हैं, कोई उसके लिए मतलब यहाँ पे कर्कलेज का प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रेजेंट हो, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कुछ भी हो सकते हैं, देखो वहां पे आपको देखना होता है कि परवजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा ना हो रही हो, या तो फिर कॉन्ट्रैक्शंस ना आ रहे हो, पेल्विक जो बेबी है वो डिसेंट ना होगा, तो इस तरीके से आपको क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कि ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिसकी वजह से हमें उस समय सर्जिकल इंसीजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है। नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पे फीमेल के वाइटल्स देखने हैं, ठीक है। वाइटल्स में उसका टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स रेट, ठीक है, ये सारी चीजें देख लेंगे। साथ में क्या हमें देखना है, हमें उसके SpO2 देखना होता है कि उसका ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है, ठीक है। वो तो ऐसा तो नहीं है कि पर वजाइनल ब्लीडिंग, वैसे तो उसमें चांसेस ऑफ पर वजाइनल ब्लीडिंग बहुत कम होते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि पर वजाइनल ब्लीडिंग की वजह से या फिर मे बी फीमेल जो है वो एनीमिक है, उसकी वजह से क्या है, उसका SpO2 भी डिक्रीज हो। तो इसलिए हमें उसके ना वाइटल साइंस प्रॉपरली पहले ही मॉनिटर कर लेने होते हैं कि उसका पल्स, टेम्परेचर, BP, SpO2 वगैरह क्या है। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ एनी वजाइनल ब्लीडिंग। आपको असेस करना है कि ऐसा तो नहीं है कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से वजाइनल ब्लीडिंग होने लग गई हो, ठीक है। अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या फिर साथ में फीमेल क्या कंप्लेन कर रही है ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, तो क्या पॉसिबल है कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ने की वजह से वहां पे इंडक्शन ऑफ लेबर चालू हो जाए, ठीक है। तो आपको वहां पे देखना है कि परवजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद जो भी आप ड्रग्स अब यूज करने वाले हो ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंसीजन, तो आप वो भी देखोगे कि कहीं उसका कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है, पहले साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, आपको ये भी चेक कर लेना है। और लास्ट में अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग मिले, यानी कि मे बी अगर उसका जो पल्स रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, या रेस्पिरेशन रेट है वो नॉर्मल नहीं है, या फिर BP है वो नॉर्मल नहीं, कोई भी चीज एबनॉर्मल है, ठीक है, या तो फिर पर वजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है, या फीमेल कंप्लेन कर रही है कि उसको एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मतलब इंडक्शन ऑफ लेबर में भी स्टार्ट हो गया, तो ये सारी अगर कोई भी आपको एबनॉर्मल फाइंडिंग मिल रही है तो उसको भी आपको क्या करना है, आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये सारे आप इंटरवेंशंस लोगे रिस्क ऑफ इंजरी को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, ताकि कोई रिस्क ऑफ इंजरी वहां पे चांसेस उसके डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क ऑफ इंजरी। आता है रिस्क फॉर प्रीमेच्योर डिलीवरी। यहाँ पे एक और रिस्क क्या बन रहा है, प्रीमेच्योर डिलीवरी का, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि जो सर्वाइकल डायलेशन है, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, सर्विक्स जो होता है वो डायलेटेड होता है और उसमें थिनिंग होती है, तो उसकी वजह से आपको क्या प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। ये क्यों हो रहा है, सर्वाइकल डायलेशन एंड थिनिंग, ठीक है। अब इस रिस्क से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये रिस्क जो है ये ना हो, ठीक है, मतलब प्रीमेच्योर डिलीवरी जो है वो ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मैटरनल कंडीशन देखनी है कि ऐसा तो नहीं है कि फीमेल को कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो गए हो, या फिर जो उसका सर्वाइकल ऑस है वो कितना डायलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे हमको सर्वाइकल ऑस का टोटल डायलेशन देखना है, और क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। साथ में हम उसका वाइटल्स भी देखेंगे फीमेल की। उसके बाद आता है फीटल कंडीशन। अब फीटल कंडीशन क्या है, फीटल मूवमेंट कितना है, या तो उसका हार्ट साउंड सही है या नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। उसके बाद हमें क्या देखना है, फंडल हाइट देखनी है। फंडल हाइट हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो फीटस हो वो डिसेंट करने लग गया है, ठीक है। देखो अगर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं
सर्वाइकल ओपनिंग जो है वो ज्यादा डायलेटेड है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि यहाँ पे मतलब इंडक्शन ऑफ लेबर पॉसिबल है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फंडल हाइट देख रहे हैं कि ऐसा अगर फंडल हाइट डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसका भी ये इससे पॉसिबिलिटी आपको क्या दिख रही है कि इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। साथ ही क्या होगी, जो फीमेल होगी वो भी आपको कंप्लेन करेगी, मतलब यहाँ पे मैटरनल कंडीशन में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अगर ऐसा कुछ है, मतलब मान लो अगर उसको पेल्विक प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है, तो तुरंत हम उसको एक पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करेंगे, ट्रेडनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि जो पैरों का एरिया है उसको थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जो फंडल प्रेशर अभी फीमेल को फील हो रहा होगा वो फील होना थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेगी। बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं करना है कि उसका हार्ट पे जो प्रेशर है, कार्डियक प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, बट हमें उसको यहाँ पे एलिवेट करना है लेग्स को थोड़ा सा। उसके बाद क्या करना है, अगर देखो अभी यहाँ क्या आपको देखने को मिल रहा है कि अगर इफ इन केस कोई प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर हो सकता है, कर्कलेज का प्रोसीजर, ठीक है। अगर कर्कलेज का प्रोसीजर या फिर मान लो इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट हो चुका है, अब डिलीवरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब क्या है, जो फीटस है वो डिलीवर आउट होने वाला है, इनकेस कोई भी प्रोसीजर है, ठीक है, तो हमें उसके लिए अगर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हमें क्या करना है, फीमेल को प्रिपेयर करना है। मतलब इनकेस आईवी वगैरह की रिक्वायरमेंट तो हमें आईवी कैन्युला इंसर्ट करने हैं, ठीक है। अगर कोई और ब्लड टेस्ट हमें लेना है कि एबीओ मतलब या फिर आरएच लेना है, तो ये सारी चीजों के लिए हमें फीमेल को प्रिपेयर करना होगा। हमें यहाँ पे अब अपना प्रोसीजर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा, ताकि जो भी प्रोसीजर आगे करने वाले हैं उसके लिए हम रेडी रहें। तो ये सारे इंटरवेंशंस इनिशियली हमें लेने होते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी को रोकने के लिए या फिर देखने के लिए कि प्री मैच्योर डिलीवरी का रिस्क तो डेवलप नहीं हो रहा है। क्या हो सकता है, ग्रीविंग रिलेटेड टू फीटल लॉस, यानी कि यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, ग्रीफ देखने को मिल सकता है रिलेटेड टू फीटल लॉस। अगर यहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर हो गया था और जो है वो फीटल लॉस हो चुका है, तो उससे रिलेटेड आपको ग्रीफ देखने को मिलेगा। ये आपको कैसे एविडेंस होगा, बाय एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कपल है या जो फीमेल है वो डिस्ट्रेस्ड होगी, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रेस्ड क्यों है, रिलेटेड टू फीटल लॉस, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था अब उसका लॉस हो चुका है, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ग्रीफ की कंडीशन देखने को मिल रही है। अब आप इसका इंटरवेंशन कैसे करोगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप उस ग्रीफ को कम करने के लिए क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा है कपल का, कि वो इस समय बार्गेनिंग कर रही हैं या फिर डिनाइल में है, एग्रेशन में है, मतलब उनका इमोशनल रिस्पॉन्स इस ग्रीफ के लिए कैसा है। फिर क्या आता है, क्या आपको देखना है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो कि फीमेल को या फिर कपल को सपोर्ट कर सकती है, जैसे उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनका कोई रिलेटिव हो सकता है। आपको देखना है इमोशनल सपोर्ट के लिए कि क्या वहां पे कोई इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई चीज प्रेजेंट है। पता है, आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हो, आप उन्हें समझा रहे हो, उन्हें काउंसिल कर रहे हो कि आप आगे कौन कौन सी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आप इस बारे में उन्हें बता सकते हैं, ठीक है, या फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसीज के लिए उन्हें क्या मतलब चांसेस है, पॉसिबिलिटीज हैं कि वो आगे कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आगे चाइल्ड बेयरिंग हो सकती है या नहीं, आपने सबके बारे में भी आपको उन्हें समझाना है। भैया तक पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर प्रेगनेंसीज, ठीक है, कि नेक्स्ट जो फ्यूचर प्रेगनेंसी होगी उसके लिए उन्हें जो भी मेजर्स इन केस लेने हैं तो आप उसको बताओगे, पॉसिबिलिटीज कितनी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस आउट करनी है। और कपल को टाइम देना है, किस लिए, ताकि वो दोनों कंबाइंड वे में अपनी फीलिंग्स को डिस्कस कर सके। देखो, डिस्कशन करने से भी क्या होता है कि कई बार जो आपके मन में थॉट्स चल रहे होते हैं, जब आप उनको अपने थॉट्स को बाहर निकालते हो किसी सामने वाले के सामने, तो भी आपको कई चीजों का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो जब इंसान कोई फीलिंग अपनी डिस्कस आउट करेगा तो ही क्या होगा कि उसका जो मन है वो नॉर्मल होगा, यानी कि उसका जो ग्रीफ का कंडीशन है वहां पे वो कम होगा और वो चीजों को बेहतर वे में समझ पाएगा, या उसको एक क्लियर विजन मिल पाएगा कि आगे लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये सारी चीजें हमें करनी होंगी ग्रीफ की कंडीशन को कम करने के लिए, चीजें हमें करनी होंगी ग्रीफ की कंडीशन को कम करने के लिए। इसके अलावा अच्छा कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं, डायग्नोसिस बन सकता है आपका स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है, या तो फिर नॉलेज डिफिशिएट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों डायग्नोसिस और हैं जो कि इस पे इजीली बना जा सकता है। स्लीप डिफिशिएट क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ पेन हो सकता है, ठीक है, कि रिलेटेड टू होगा पेन, और ये एविडेंस कैसे होगा,
बाय पेशेंट्स वर्बलाइजेशन। ये स्लीप डिस्ट्रेस के लिए हो गया। उसके अलावा क्या हो सकता है, एक और डायग्नोसिस वो हो सकता है नॉलेज डिफिसिट का, कि पेशेंट को नॉलेज डिफिशिएट है। अब वो आपको कैसे नॉलेज डिफिसिट किस चीज की, मे बी प्रोसीजर्स को लेके उसको नहीं समझ में आ रही हैं चीजें, या एविडेंस कैसे मिलेगा, बाय फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग। जो पेशेंट होगी वो बार बार किसी एक टॉपिक से रिलेटेड आपसे चीजें पूछ रही होगी, जिससे कि आप इजीली पता कर सकते हो कि पेशेंट यहाँ पे नॉलेज डिफिसिट है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक एनसीपी ऑन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल पे यूं ही बने रहें। थैंक यू।